हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नया चैप्टर, एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा है आप पढ़ सकते हो। आवर्त सारणी और रासायनिक समीकरण तथा अभिक्रियाएं जो अपना चैप्टर था। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के बाद ये अपना सेकंड चैप्टर होता है जो कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। ठीक, अब देखिए इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वहाँ पर हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण का महत्व होता है और किस तरीके से मुझे रासायनिक समीकरण लिखनी होती है। अब ये पूरे चैप्टर में चलेगा। अब जहाँ पर भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर भी मुझे इस चीज़ की आवश्यकता होगी कि मुझे एक रासायनिक समीकरण लिखना है, तो वही सारे रूल्स फॉलो होंगे कि हम लोग को एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट चैप्टर देख चुके हो, फिर आप इस पे आ रहे हो। ठीक, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है तो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो लाइन से पढ़े प्रॉपर, तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, बहुत ही अच्छे से वो समझने के बाद हम चले आए रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अब हम लाइन से चैप्टर को है ना पढ़ेंगे जिस तरीके से अपने बुक में दिया हुआ है। तो अपना सेकंड चैप्टर ये होता है। ठीक, अब कुछ बातें इस चैप्टर के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली ये चैप्टर अपना प्योर एक्सपेरिमेंटल वाला चैप्टर है, जहाँ पर एनसीईआरटी में आपको ढेर सारी एक्टिविटी दिखेगी। ठीक है, और इन एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना होता है लैब में। ठीक है, तो प्योरली लैब वाला चैप्टर है। मैं यहीं पर आपको एज अ इमेजिनेशन करके एक वर्चुअल लैब के थ्रू आपको समझाऊंगा। मतलब कि यहीं पर हम अपनी क्लास में ही मैं आपको इमेजिनेशन करवाऊंगा कि यहाँ पर कंपाउंड्स हैं और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, समझाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी इस चैप्टर में। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको दिखेंगी एनसीईआरटी में। हम एक एक एक्टिविटीज़ को समझेंगे और क्या क्या हमें पढ़ना है। बेसिकली मुझे एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। जब इनके रिएक्शंस हम मेटल या नॉन मेटल से करवा देते हैं तब क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमें एक एक करके पढ़ना है और यहाँ पर मुझे हर एक्टिविटी से रिलेटेड रिएक्शंस को भी समझना है। ठीक है, तो काफ़ी अपना लंबा चैप्टर है, तो मैं टाइम सेव करने के लिए जितना हो सकता है मिनिमम आपको लिखवाऊंगा। अभी तक 2 चैप्टर जो आपने देखे वहाँ पर मैंने आपको भर भर के लिखवाया था। ठीक है, और उन चैप्टर्स में हम ये भी समझते चले थे कि किस तरीके से मुझे अपने बोर्ड वाली कॉपी को लिखना भी है। ठीक, तो अब क्या करते हैं मैं समझाने पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, हम ज़्यादातर समय समझने में बिताएंगे, लिखने में कम बिताएंगे। और मैं यहाँ पर इमेजेस और फोटोज़ का यूज़ करके, डायग्राम वगैरह को उसका यूज़ करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो हर चीज़ का डायग्राम बना के समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें समय जाता है। तो मैं एक्टिविटीज़ को आपको एज अ इमेज के फॉर्म में यहाँ पर शो कर दूंगा और वहीं पर हम सभी चीज़ें समझ लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, समझेंगे सभी बातें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बार जिंदगी में ना 10th क्लास में हम थोड़ा सा ये एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, एसिड्स है ना, बेसिकली अम्ल है। ठीक है, एसिड्स हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में एज ए प्लूरल के रूप में, बेसिस ठीक है एज ए प्लूरल, फिर सॉल्ट्स। ठीक, तो ये चीज़ तो अपना इंग्लिश वाला नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश वाला नाम तो मैं बार बार बोलता ही हूँ, इस वजह से मैं हिंदी वाला प्योरली नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो कोर्स है पर्टिकुलर हिंदी वाले मीडियम के लिए टारगेटेड है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। फिर इसके बाद हम एक एक करके अपने उस एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर हम पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पर हम कवर करेंगे, है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो सबसे पहली जो अपनी फर्स्ट हेडिंग लिखी जाएगी आज कॉपी में, वो सर फर्स्ट हेडिंग क्या होगी, परिचय। तो हमने हमेशा परिचय से स्टार्ट किया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो हम पहले परिचय देख लेंगे। ठीक है, 2-3 बातें लिखेंगे, फिर समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे तो जिस तरीके से आपने पिछले 2 चैप्टर्स पढ़े ना, वही सेम पैटर्न रहेगा। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। ठीक है, मैं चीज़ें आपको समझाता चलूँगा, जो चीज़ें नोट कराने वाली हैं मैं आपको बोलकर नोट कराऊँगा, तो उधर आपको नोट भी करना है। ठीक है, और मैं इमेजेस, डायग्राम का यूज़ करके भी आपको समझाता हूँ, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अब परिचय से। ठीक, अब देखिए बेसिकली ये जो एसिड, बेस और सॉल्ट वाला जो पार्ट है, हल्का फुल्का सा हमें
8th या 9th नहीं, 8th या 7th की बुक्स में ना, साइंस की बुक में हल्का सा दिया होता है, उस समय ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। ठीक, फिलहाल अब 10th क्लास में आप हो, अगर 10th क्लास के बाद अगर मतलब कि 11th और 12th में आपको साइंस ही पढ़नी है, केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है ना, तो इस चीज़ के लिए आपको 10th वाली केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, जिससे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए। क्योंकि ये सभी चीज़ें जितना भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है इस 10th की केमिस्ट्री को लेकर, ये सभी पार्ट 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से समझते चलेंगे तो आने वाली हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। 11th में ना आपको लगेगा कि मैंने ये पढ़ा है, तो वहाँ पर ना जो कॉन्सेप्ट है वो समझना आसान हो जाएगा। अगर वहाँ पे आसान हो जाएगा तब हम आगे चल के कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है कि हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं। ठीक, और बहुत से कंपाउंड्स को तो एज अ फूड के फॉर्म में, एज अ भोजन के रूप में हम लोग खाते भी हैं। ठीक, तो मैक्सिमम जो भोजन वाला पार्ट है, जो खाद्य सामग्री है, जो हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक, उनमें एसिड या फिर बेस होता है। ठीक, तो एसिड और बेस बेसिकली किसी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है। ठीक, मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हमें ये पहचानना रहता है कि दिया हुआ यौगिक एसिड है कि बेस है ना। हम लोग को एक यौगिक दिया जाएगा, हमसे पूछेगा एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो ये जो दिया हुआ यौगिक है ना, अब पहचानो कि ये एसिड होगा कि बेस होगा, है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ सर, एसिड और बेस सॉल्ट बाद में आएगा, क्योंकि एसिड और बेस की सॉल्ट की अभिक्रिया से, एसिड और बेस की अभिक्रिया से सॉल्ट बनता है। तो अभी फिलहाल हमारा पूरा ध्यान एसिड एंड बेस पे रहेगा, हम सॉल्ट को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बातें रहती हैं, है ना। तो सर आपने ये बोला कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है एसिड और बेस, ये एक प्रॉपर्टी है, हमें इस बात की पहचान करनी होती है। मुझे कंपाउंड दिया होगा, आप बताओ कंपाउंड एसिडिक है कि बेसिक है, अम्लीय है कि क्षारक है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे मुझे बात करनी है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये समझते हैं एसिड के लिए कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि एसिड है। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना कॉन्सेप्ट होता है वो टेस्ट के बेसिस पे होता है, यानी कि स्वाद के आधार पर। ठीक, तो हम ये डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग क्या चलता है कि जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं, ठीक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड, यानी कि उनमें एसिड है, उनमें अम्ल है। और जो कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सर, क्षारक। क्या बोलते हैं सर, क्षारक, यानी कि वो बेस है। ठीक, तो अम्ल यानी कि खट्टे पदार्थ, आपने देखा होगा फ्रूट्स जो अपने फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, है ना, वो खट्टी होती हैं। यानी कि जिन जिन चीज़ों में खट्टापन होगा, जिन चीज़ों को, जिन पदार्थ को, जिन यौगिकों को हम टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट करने पर वो खट्टे निकल जाए, यानी कि सर उसमें पक्का एसिड है। और जो टेस्ट करने पर कड़वे होते हैं वो सर क्या है, वो बेस हैं, वो क्षारक हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही होता है एसिड और बेस को लेकर। ठीक है, कभी कभार आपने ये देखा होगा कि जब हम बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं खाना तो एक फूड है, भोजन वाली सामग्री है, भोजन के अंदर एसिड होता ही है। तो ज़्यादा अगर हम लोग खाना खा लेना तो हमारा जो अमाशय होता है, जो स्टमक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करवाता है। ठीक, ये बात हम जानते हैं कि जो अपना अमाशय होता है वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, भोजन को पचाने के लिए। ठीक, तो अगर हम ज़्यादा अगर हम भोजन कर लेंगे तो एसिड ज़्यादा रिलीज होगा, तो इस वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है ना। एसिडिटी आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं हम अम्लीयता। ठीक है, तो ज़्यादा जब खाना खा लो आप तो आपको खट्टी डकारें भी आएगी। आपने महसूस किया होगा कि खट्टी डकारें, तो वो खट्टी डकारें ना एसिड के प्रोडक्शन की वजह से हुई है कि ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक, तो हम बोलते हैं सर उससे एसिडिटी हो गई है। अब इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड लेना पड़ता है जिसमें बेस हो, क्योंकि बेस एसिड को ख़त्म करते हैं, उनके प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो जब हम वो जो इनो वगैरह लेते हैं ना, वो बेसिकली बेसिक नेचर का होता है, तो अपने, है ना, स्टमक में जाकर अम्लीय प्रकृति को ख़त्म करता है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी अम्लीयता दूर हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल हमने सबसे पहला पॉइंट ये समझा कि अम्ल क्या होते हैं सर, स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो सर स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और हमने एक अम्लीयता के बारे में थोड़ा समझा, एसिडिटी के बारे में समझा, जो खट्टी डकारें आने लगती है वो सर एसिडिटी की वजह से होती हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, फटाफट काम करेंगे क्योंकि समय काफ़ी कम है अपने पास। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं, आप लिखिएगा अम्ल स्वाद में खट्टे तथा
खट्टे तथा क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। तथा आगे लिख लीजिएगा, तथा क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मिनिमम से हमने बात लिखी। अब मैंने चीज़ें आपको समझा दी कि फूड में हम चेक करते हैं, अगर कोई फ्रूट खट्टा है तो अम्ल होगा, कड़वा है तो उसमें क्षार होगा। ठीक है, तो हम मिनिमम बातों को लिखते चलेंगे जिससे कि आपको सेल्फ स्टडी पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट अब क्या है कि मुझे इस अम्ल और क्षार की ना पहचान करनी है, इस अम्ल और क्षारक की पहचान करनी है। ठीक है, क्षार मतलब एक, क्षारक मतलब बहुवचन यानी कि प्लूरल। ठीक है, ये चीज़। अब बेसिकली क्या होता है ना, हम क्या यूज़ करते हैं सर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक्चुअल में होता क्या है कि लिटमस पेपर आपको लैब में मिलेगा, है ना। बेसिकली ये जो अपना लिटमस पेपर है इस तरीके से कागज़ के फॉर्म में रहता है। ठीक है, कागज़ के फॉर्म में। ठीक, ऐसा ये हो गया लिटमस पेपर और ये हो गया अपना लिटमस पेपर। ठीक, तो आप कभी लैब में जाओगे ना, आपको दो लिटमस पेपर मिलेंगे। एक तो मिलता है नीला वाला, तो मैंने इसे नीले से बनाया भी है, नीला लिटमस पेपर। ठीक है, एक अपना होता है सर लाल लिटमस पेपर। ठीक है, लाल लिटमस पेपर, है ना। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई विलियन था, कोई सॉल्यूशन था। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि लैब में मेरे पास ना विलियन दिया जाता है। विलियन का मतलब जो लिक्विड के फॉर्म में दिख रहा है हमें ऐसे, है ना, विलियन। अब क्या होता है कि इस विलियन की मुझे जांच करनी होती है कि ये अम्लीय प्रकृति का है कि सर क्षारक प्रकृति का है, कि क्षारीय प्रकृति का है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए। ठीक है, सब सारी कहानी है, सब कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन के तौर पे है, तो इसे आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन पूरी कहानी अच्छे से सुननी है। तो क्या हुआ, होता क्या है कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक, नीले को लाल, इसका मतलब कि अगर मैं अगर मेरे पास कोई विलियन था जो पता नहीं कौन सी प्रकृति का है, इसमें मैं क्या करूँ, इस नीले लिटमस पेपर को डाल दूँ, है ना। नीले को मैंने डाल दिया तो जो अम्ल होगा ना, अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। यानी कि जो अम्ल है बेसिकली अम्ल नीले को लाल। ठीक है, ये चीज़। अगर यहीं पे मेरे पास, ठीक है, सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर विलियन था, है ना, विलियन था। अभी कुछ बनाओ नहीं आप। ठीक, मैंने क्या किया, इसमें लिटमस पेपर डाल दिया। अब की बार मैंने ये लाल वाला लिटमस पेपर डाला, तो क्या होता है कि जो क्षार होते हैं ना, वो लाल वाले लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो जब अपने क्षार होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्षार, इसका उल्टा। ठीक है, ये सर लाल को नीला कर देगा, ये एक्सपेरिमेंट है, लाल को नीला कर देगा, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लिटमस पेपर का प्रयोग करके हम इस तरीके से अम्ल तथा क्षार की पहचान करते हैं, और ये हम इस चैप्टर के अपने पहले पड़ाव में आ चुके हैं। ठीक, यानी कि सर एक बात मुझे समझ में आती है कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगर 2 विलियन है ना, 2 विलियन है, तो मैं अगर चेक करना है कि ये अपने पास अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो मुझे ये बात पता है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, नीले को लाल। तो मैं नीला वाला लिटमस पेपर लेके जाऊंगा और इस विलियन में डुबो दूंगा। अगर नीला वाला लाल हो गया, इसका मतलब कि जो ये विलियन था वो अम्लीय नेचर का था, अम्लीय प्रकृति का था। ठीक है, दूसरा विलियन इस तरीके से था। ठीक है, अब इसमें चेक करना है कि क्या ये क्षार है कि नहीं है। अब मैं जानता हूँ मैं दोनों को उसमें डिप कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये क्षार है तो लाल वाले को नीला कर देगा। ठीक है, और नीले पे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो अगर विलियन क्षारीय प्रकृति का है तो ये लाल वाले लिटमस पेपर को नीला कर देगा, यानी कि कलर का चेंज हुआ, रंग का बदलना। तो इस कलर के चेंज होने से हम ये बात पता लगा लेते हैं कि दिया हुआ जो विलियन है ना, वो अम्ल होगा कि क्षार होगा।
ठीक, ये चीज़। चलिए, तो हमने ये एक चीज़ समझा, एक बात समझ में आती है, ठीक। एक नई बात मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो लिटमस पेपर होता है वो एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है सर? प्राकृतिक सूचक है। अब एक नया वर्ड आ जाता है सूचक बेसिकली ऐसे कंपाउंड या फिर सॉल्यूशंस हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम की, है ना, क्षारीय माध्यम की प्रकृति को बताता है, ठीक है। यानी कि सूचक मुझे ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचक इस बात का पता लगाते हैं कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है कि अपना क्षारीय माध्यम में है, ठीक है। तो ये बात अभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल मैं आपको 2-3 पॉइंट लिखवा दूँ, फिर आप लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं। सेकंड लिखिएगा, जो भी पॉइंट हुआ था ना वहाँ तक लिखवा दिया, फिर हमने ये समझा। अब इसके बाद आप पॉइंट लिखिएगा। लिटमस पेपर का प्रयोग करके हम अम्ल तथा क्षारक की पहचान करते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर का प्रयोग करके हम अम्ल तथा क्षारक की पहचान करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हम समझते चलेंगे, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, लिखिएगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो लिखने में हम लोग समय कम लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। तो ये पॉइंट्स लिखने के बाद सबसे पहले आप एक डायग्राम ये बना लो, ए करके डायग्राम ऐसे कर लो, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे आप ये पॉइंट ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है, कॉपी सुंदर बनेगी। फिर आप एक डायग्राम ये बना लो, बी वाला डायग्राम। इस डायग्राम के नीचे आप ये लिख लेना, ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। और कहीं पर साइड में आप इस तरीके से नीले और लाल लिटमस पेपर को दिखा दो। अगर आप कलरफुल पेन यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, तो आपको और भी खुशी होगी और भी आनंद मिलेगी कॉपी को देखकर, ठीक है। तो समझा मैंने जो पॉइंट लिखवाया वो चीज़, ठीक। फिर आपको इस तरीके से एक डायग्राम ये, उसके नीचे इसके नीचे ये लिखना है, मेरे ख्याल समझ रहे हो आप। फिर एक डायग्राम बी वाला, फिर उसके नीचे इसको लिख लेना है, ठीक। और कहीं साइड में कॉपी में जगह बचती है तो वहाँ पर आप लोग इस तरीके से पेपर को दिखा दो, ठीक है, पेपर को दिखा दो, समझ गए। तो लिखवाने के साथ साथ मैं आपकी कॉपी भी सुंदर बनवा रहा हूँ, जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में मजा आए। क्योंकि अगर कॉपी सुंदर रहती है ना, बाद में पढ़ने में आनंद आता है, तो मन भी करता है पढ़ने का, ठीक है। फिलहाल ये कहानी है। ये सब लिखने के बाद जितना भी मैंने बोला, मेरे ख्याल से आप समझदार बच्चे हो तो एक बार में समझ गए, ठीक है। ये सब करने के बाद हम नोट करके लिखेंगे अनिल, क्योंकि नाम हो सकेला अनिल, ठीक है। अनिल का मतलब सर क्या है? अनिल एक शॉर्टकट है याद रखने का कि अम्ल नीले को लाल करता है। क्योंकि आगे चल के आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, पता ही नहीं चलता है कि सर कौन किसको लाल कर गया, किसने किसको नीला किया, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है ना कि अम्ल क्या करता है, लाल को नीला कि नीले को लाल, क्षार क्या करता है भाई साहब। काफ़ी दर्द रहता है आपके दिल में, तो उस दर्द को ख़त्म करने का एक आसान सा तरीका हम याद रखेंगे अपने अनिल से, ठीक है। यानी कि अम्ल नीले को लाल करता है। आज से ये आपके दिलो जिगर में बस चुका है कि सर अम्ल नीले को लाल करता है, ठीक। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो नोट करके नीचे आप ये लिख लीजिएगा जितना भी कुछ मैंने बताया, फिर नोट करके ये बात लिख ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, लिखिएगा। ऐसे यौगिक तथा उनका समूह, माफ़ी, है ना, लिखिएगा। ऐसे यौगिक तथा उनके विलयन जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अम्लीय तथा क्षारीय, जो है ना, ऐसे यौगिक तथा उनके विलयन जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अम्लीय तथा क्षारीय गुणों की पहचान करते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय गुणों की पहचान करते हैं, उन्हें सूचक कहा जाता है। सूचक के ब्रैकेट में लिख लेंगे इंडिकेटर। क्या लिखेंगे? इंडिकेटर, ठीक है। तो बात समझे? यानी कि सर ऐसे यौगिक या फिर उनके विलयन जो कि रासायनिक अभिक्रिया के अम्लीय या फिर क्षारीय होने के गुण को बताए, उसकी पहचान करना बताए, उन्हें हम बोलते हैं सूचक, ठीक। तो सर यहाँ तो अपना लिटमस पेपर इस बात को बता रहा है कि जो दिया हुआ विलयन वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। इसका मतलब कि लिटमस पेपर एक सूचक होता है,
लिटमस पेपर एक सूचक है। हाँ ठीक है, लिटमस पेपर एक सूचक होता है ना। अब नीचे पॉइंट लिख लीजिएगा, नीचे लिखेंगे हम लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है ना। उसके आगे है ना, संश्लेषित सूचक भी पाए जाते हैं, जैसे संश्लेषित सूचक भी पाए जाते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज कॉमा फिनाफ्थलीन। मेथिल ऑरेंज कॉमा फिनाफ्थलीन लिखो, आपको हिंदी आती है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज ये सब क्या है बता रहा हूँ अभी। तो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज तथा फिनाफ्थलीन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, फिनाफ्थलीन। ये क्या है, बड़ा अजीब सा नाम दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बोला सर कि जो अपना लिटमस पेपर है वो एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि लिटमस पेपर प्रकृति से मिल रहा है, प्रकृति से, है ना। बेसिकली लिटमस पेपर एक पौधे से मिलता है जिसका नाम लीचेन है। लीचेन नाम का एक पौधा होता है, तो वहाँ से लिटमस पेपर का एक्सट्रैक्शन होता है ना, निष्कर्षण वहाँ से निकलता है ये, ठीक है। तो ये प्राकृतिक है, तो ये शायद क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक सूचक कौन है, तो लिटमस पेपर अपना एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा लैब में अलग अलग टाइप के सूचक बनाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं संश्लेषित सूचक, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि लैब में हम बनाते हैं, नेचुरल है ना, प्रकृति से नहीं मिलता है। प्रकृति यानी एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे, ठीक। तो दो नाम हमारी ज़िंदगी में हैं, दो नाम 10th के लिए हैं, आगे चल के ये नाम और भी बढ़ जाते हैं। तो मैंने ये बोला, आपने ये सुना कि सर संश्लेषित सूचक भी होते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज तथा फिनाफ्थलीन। तो मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन क्या है सर, संश्लेषित सूचक है। सर ये सूचक हैं, इसका मतलब कि ये भी किसी विलयन के अम्लीय तथा क्षारीय होने की गुण को दर्शाएंगे, उनकी है ना, उनकी पहचान करने के लिए बताएंगे, उनकी पहचान करेंगे। हाँ बिल्कुल, मेथिल ऑरेंज या फिर फिनाफ्थलीन का भी प्रयोग करके हम इस बात का पता लगाएंगे कि जो दिया हुआ विलयन है या फिर कोई कंपाउंड है पाउडर के फॉर्म में है, वो अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक। ये सारी बातें, ठीक है। चलिए, तो सर आपने यूँ तो बता दिया कि लिटमस पेपर का यूज़ करके हम ये नीले को लाल, लाल का नीला, अगर अम्ल होगा तो नीले को लाल कर देगा, क्षार होगा तो लाल को नीला कर देगा। यानी कि लिटमस पेपर का प्रयोग करके तो हम सीख चुके हैं कि जो विलयन है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। अब मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन से कैसे पता करें, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम समझते हैं। अब इसके नीचे पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। मेथिल ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कलर का होता है ना। देखिए मैं पहले आपको कहानी समझा दूँ। बेसिकली क्या होता है कि मेथिल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर है, मतलब कि एक्चुअल में ये ऑरेंज कलर का होता है ना। इसका जो उदासीन कलर है वो क्या है, ऑरेंज कलर, मतलब कि ये पहले से ऑरेंज कलर का है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और जो फिनाफ्थलीन है ये कलरलेस होता है, कलरलेस, है ना। तो बेसिकली ये दोनों विलयन होते हैं। क्या होते हैं, विलयन, लिक्विड के फॉर्म में मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट के तौर पे, है ना। यानी कि आपको ये लैब में मिलेंगे एज ए सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में, ठीक। तो मेथिल ऑरेंज पहले से ऑरेंज होता है, ठीक। अब क्या होता है कि ये सूचक, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में यानी कि एसिड और बेस, अम्ल तथा क्षार के लिए अलग अलग प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट को लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, है ना, कि सूचक, है ना, सूचक मतलब कौन से, ये वाले, है ना। आप ऐसे लिख लो, ये सूचक, ये मतलब कौन से, मेथिल ऑरेंज एंड फिनाफ्थलीन, है ना। ये सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में, ये सूचक अम्लीय तथा, नेक्स्ट जो भी लिखा था ना उसके नीचे लिखना है, ठीक है। ये सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। ये सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि सर मेथिल ऑरेंज ना अगर अम्लीय माध्यम में होगा तो अलग रंग प्रदर्शित करेगा, मेथिल ऑरेंज कोई अगर हम क्षारीय माध्यम में डाल देंगे ना, यानी कि क्षारक में, तो ये अलग रंग प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से फिनाफ्थलीन भी अम्लीय माध्यम में अलग रंग और क्षारीय माध्यम में अलग रंग। तो हम इस रंग से ही पहचानते हैं, इस रंग से ही इस बात की पहचान होगी कि दिया हुआ विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है। तो उसी बात को हम समझ रहे हैं। तो मैंने ये बोला कि सर मेथिल ऑरेंज पहले से ऑरेंज कलर का है, पहले से ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो अब मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ कि अगर मेथिल ऑरेंज को हम अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो जो विलयन का कलर है वो रेड हो जाता है, यानी कि लाल गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास एक विलयन था, मैं क्या किया, मेथिल ऑरेंज लेकर आया, उसमें डाल दिया। अगर विलयन रेड गुलाबी कलर का हो गया, रेड कलर का होता है सिंपल हम बोलते हैं, अगर ये विलयन रेड कलर का हो गया तो ये
एक अम्लीय विलयन था, यानी कि इस विलयन में अम्ल था, है ना। इसका मतलब कि सर मेथिल ऑरेंज, है ना, अम्लीय विलयन में रेड कलर का होता है। कैसा सर? रेड कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये बी वाले को लेकर आते हैं, बेसिक वाले को। मुझे पता है बेसिक है, और मैंने इसमें मेथिल ऑरेंज डाल दिया, ठीक। तो मेथिल ऑरेंज डालते ही अब जो सॉल्यूशन है, अब जो विलयन है, ये पीले कलर का हो जाता है, यानी कि सर येलो कलर का हो जाता है, ठीक। तो ठीक है, तो क्या जानकारी मिली कि सर मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में रेड कलर का हो जाता है, तथा मेथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर। तो इस कलर के से ही हम पहचान कर लिए, ठीक है, कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुझे दो सॉल्यूशन दिए गए, ठीक है, दो अननोन सॉल्यूशन थे, मुझे पता नहीं कौन अम्ल है कौन क्षार है। मेरे पास एक इंडिकेटर है, एक सूचक दिया गया है मेथिल ऑरेंज। आपको इस मेथिल ऑरेंज से पता लगाना है कि दोनों विलयन में से कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि जो मेथिल ऑरेंज है अम्लीय विलयन में रेड कलर का हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में येलो कलर यानी कि पीले रंग का हो जाता है। तो हम इन दोनों में एक एक बारी बारी से क्या करेंगे, बूंद बूंद डाल के चेक कर लेंगे। अगर विलयन पीला हो गया, इसका मतलब कि जो अपना दिया हुआ विलयन था वो क्षारीय था। अगर विलयन रेड हो गया, ठीक है, रेड हो गया, इसका मतलब कि दिया हुआ विलयन अम्लीय था, ठीक है। यानी कि ये बात हमें समझ में आ जाती है सर। इसको मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से हम समझते हैं फिनोल्फ्थालीन को लेकर। किसको? फिनोल्फ्थालीन को लेकर, ठीक। यही वर्चुअल लैब है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। फिनोल्फ्थालीन, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ पहले से जानकारी कि फिनोल्फ्थालीन सर कलरलेस होता है, यानी कि ये कलरलेस विलयन है, एक कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक। अब क्या हुआ, अब वही दो विलयन लेकर आए हम। क्या किए सर? हमने दो सॉल्यूशन लेकर आए, ठीक है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये एसिड है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये अम्लीय विलयन है और ये क्षारीय विलयन है। ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक। अब हम लेकर आए सर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। फिनोल्फ्थालीन भी लिक्विड की फॉर्म में रहता है ना, वो एक इंडिकेटर है, सूचक है, ठीक है। तो फिनोल्फ्थालीन मुझे पता है कि पहले से कलरलेस है, यानी कि जो मैं फिनोल्फ्थालीन लेकर आऊँगा वो कलरलेस है, रंगहीन है, पानी के जैसा दिखेगा, ठीक। ये अम्लीय विलयन है, मुझे पहले से पता है, ठीक। मैंने क्या किया, फिनोल्फ्थालीन लाकर इसमें डाल दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो विलयन था ना वो अभी भी रंगहीन ही है, अभी भी रंगहीन बना है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोल्फ्थालीन अम्लीय माध्यम में, अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्षारीय विलयन था, मुझे सर पहले से पता है, ठीक। मैं लेकर आया फिनोल्फ्थालीन, इसमें डाल दिया। अब देखते हैं कि सर ये विलयन ना पिंक कलर का हो जाता है। कैसा सर? पिंक कलर का। सब चीज़ें होती है, आप लैब में देखना, पिंक कलर का, है ना। इसका मतलब कि सर मुझे इस बात का एहसास हुआ, ये बात हमने फील किया कि जो फिनोल्फ्थालीन था वो सर क्षारीय माध्यम में पिंक कलर का होता है। कैसा सर? पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि मैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन सूचक का प्रयोग करके अब इस बात का पता लगा सकता हूँ कि जो दिया हुआ विलयन है वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ठीक है। समझ गए? चलिए इस बात को लिखते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी भी करेंगे, एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी। तब इस एक्टिविटी को करने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, बिल्कुल समझ जाओगे कि क्या क्या कहानी है, ठीक। पहले हम उस बात को लिख लेते हैं। तो जितना भी कुछ हमने लिखा था उसके नीचे आप पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट आप लिखना, ठीक है। लिखिए मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप, है ना। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में, है ना, लाल रंग का होता है, रेड कलर, लाल ब्रैकेट में लिख लेना गुलाबी, ठीक है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल ब्रैकेट में गुलाबी रंग का होता है तथा क्षारीय माध्यम में पीले रंग का होता है, तथा क्षारीय माध्यम में पीले रंग का होता है, ठीक है। तो बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो नीचे से, नेक्स्ट पॉइंट, है ना। फिनोल्फ्थालीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी यानी पिंक, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन तथा क्षारीय माध्यम में, है ना, गुलाबी यानी कि पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो गई और इतनी जानकारी का प्रयोग करके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो अब आपको बात क्लियर होती है
कि फिनाप्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज अपने एक सूचक है, इंडिकेटर है, जो इस बात का पता लगाएंगे कि जो दिया हुआ विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इसी तरीके से हम लिटमस पेपर का प्रयोग करके भी पता लगाते हैं कि जो विलयन है वो क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। लिटमस पेपर सर प्राकृतिक सूचक है, आपने जैसा बताया, ठीक है, और मेथिल ऑरेंज एंड फिनाप्थलीन अपने संश्लेषित सूचक है, ठीक है। इतनी जानकारी हमें अभी तक मिली, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कि अम्ल तथा क्षारीय जो मेरे पास विलयन है इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। मतलब कि किसे हम बोलेंगे कि अम्ल होगा और कौन क्षार होगा, इसका टेक्निकल केमिस्ट्री के हिसाब से जो डेफिनेशन है हम उसकी बात करेंगे। फिर हम एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी भी देखते हैं। मैं टाइम को देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्टिविटी 2 करवा दूंगा। टारगेट था 2 एक्टिविटी करवाने का, लेकिन ये सब चीज़ें समझाने में थोड़ा सा मैंने समय लिया है और ये सब चीज़ें आप बहुत ही आसानी से समझना। जैसे जैसे मैंने आपको बोला है उस तरीके से आपने नोट किया है, प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब आपके पास जानकारी है सब चीज़ों की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी वाला पार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद और ये सब रफ करने के बाद, ठीक। हाँ जी, तो वापस आ गए हम ब्रेक के बाद। तो देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने एनसीईआरटी में गिवन है वो सर क्या है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, ठीक है। तो टाइम हमें सेव करने के लिए मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया है। तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, है ना, यानी कि किस तरीके से अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं होती हैं और कैसे इनकी हम पहचान कर सकते हैं, ठीक, फिनाप्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज के सूचक से, इंडिकेटर से, है ना। देखिए एक्चुअल में क्या है कि अभी तक हमने बस सिंपल सा ये समझा कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू होता है स्वाद में खट्टा, ठीक है। कड़वा जो भी फल फ्रूट जो कड़वे होते हैं वो सब उसमें क्षार होता है, ठीक। बेसिकली हमने स्वाद के बेसिस पे ही समझ लिया कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ठीक। लेकिन इसके अलावा और भी डेफिनेशंस होती हैं जो कि एसिड और बेस को क्लासीफाई करती हैं, यानी कि एसिड और बेस के लिए अलग अलग परिभाषा होती है जो कि डिफरेंट मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत ही डिटेल से अपने एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आर्हेनियस अपने एक साइंटिस्ट थे, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अब देखिए बात क्या है कि हमने अभी तक टेस्ट करके देखा, टेस्ट किया, खट्टा था तो मैंने एसिड बोल दिया, टेस्ट किया कड़वा था तो मैंने बेस बोल दिया। हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं फ्रूट को, फल को तो टेस्ट कर लूँगा, सब्जी को टेस्ट कर लूँगा। अब कोई कंपाउंड है लेबोरेटरी में, लैब में, उसको पी के तो मैं देखूँगा नहीं, क्योंकि भैया वहाँ टेस्ट भी तो नहीं है ना। टेस्ट के अलावा वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम हर पदार्थ को टेस्ट कर करके चेक नहीं कर सकते हैं वो अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो भाई साहब अब कैसे हम पता करें कि अम्ल है कि क्षार है, तो उसके लिए एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है आर्हेनियस, है ना, यानी कि आर्हेनियस साइंटिस्ट है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक। तो आर्हेनियस क्या बोलते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं, है ना। अब इस ऐसे ही मेरे पास और भी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन आर्हेनियस अपने एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं केवल आपको आर्हेनियस एसिड एंड बेस ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने पढ़ा सूचक, है ना। सूचक को बेसिकली हम अब स्पेशली मेथिल ऑरेंज एंड फिनाप्थलीन, इसको हम अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। क्या सर बोलते हैं? अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ पर लिख लेना कि मेथिल ऑरेंज तथा फिनाप्थलीन को अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले वहीं पर, है ना, समझ गया। चलिए तो मैं कहाँ था, तो मैं यहाँ था, हाँ, आर्हेनियस अम्ल तथा आर्हेनियस बेस, ठीक। तो यहाँ पर लिखिएगा पहला पॉइंट, ठीक। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस लिख लोगे आप, हिंदी आपकी मजबूत है, ठीक है। आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय माध्यम में H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय माध्यम में H+ आयन देते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप सिंपल सा ऐसे लिख दो, H+ आयन देते हैं। तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय माध्यम में OH- आयन देते हैं, ठीक है। OH- आयन देते हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये है कि किसी भी पदार्थ, कोई पदार्थ अगर एसिड है कि बेस है, मुझे अगर पता करना है, लैब में पता करना है, तो मैं उस कंपाउंड को पानी में डाल दूंगा। अगर वो कंपाउंड पानी में जाने पर H+ आयन देता है तो मैं बोलता हूँ कि सर वो एसिड है। अगर वो OH- आयन देता है तो मैं बोलता हूँ कि वो बेस है, ठीक है। अब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि H+ आयन है कि OH- आयन है, तो ये हायर स्टडीज़ की बात होती है, हायर केमिस्ट्री की बात होती है। मुझे बस ये पता करना है, आपको बस अभी ये सीखना है कि अगर कोई पदार्थ पानी में गया, H+ आयन दिया तो सर वो एसिड है। अगर H+ आयन देता है तो सर वो एसिड है, यानी कि सर अपना वो अम्ल है। और पानी में जाने के बाद अगर वो OH- आयन देता है तो सर ये बेसिकली क्षारक होगा। क्या होगा सर? क्षारक होगा, ठीक है। ऐसे
डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। आगे चल के हम ये भी चीज़ें देखते हैं कि मेरे पास जो अम्ल है ना वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्रबल अम्ल, एक तो दुर्बल अम्ल, है ना। अब इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखो HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, लैब में मुझे मिलेगा। अब बेसिकली इसका जलीय विलयन बना हुआ है। एक्वस का मतलब सर क्या होता है? जलीय विलयन, यानी कि मैंने पानी में HCl डाल दिया, ठीक है। मैं अभी यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको, फिर क्या होगा, HCl बेसिकली इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा H+ एंड Cl- में, और ये जो आयंस हैं ये पानी के अंदर है। कहाँ पे? पानी में है। बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल है AQ, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल को बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पता करते हैं, तो वो सब चीज़ें बातें अलग होती हैं, है ना। तो सर मैंने क्या समझा, आपने बस इतना समझाया कि HCl है जो कि जिसका HCl का एक जलीय विलयन बना हुआ है, ठीक। तो जलीय विलयन तो पानी में जाकर HCl H+ आयन एंड Cl- आयन के फॉर्म में टूट गया, ठीक। एंड आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, अगर ये पदार्थ पानी में जाकर H+ आयन देता है तो भाई ये एसिड होगा, यानी कि HCl एक अम्ल है, HCl एक एसिड है ना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, HCl एक प्रबल अम्ल है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बस है, डिटेल से नहीं जाएंगे हम, है ना। ऐसे ही सर और भी बातें कर सकते हैं हम। H2SO4 का नाम हम सुन चुके हैं पहले भी रिएक्शंस में, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से इसका जलीय विलयन, ठीक है। अब पानी में जाने के बाद, पानी में जाने पर ना ये ऐसे टूटता है, देखिए 2H+ SO4 2-, ठीक है। तो ये क्लोराइड आयन है, और ये H+ को बेसिकली हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, है ना। तो 2 था ना, H2 था ना, तभी 2H+, ठीक। अब SO4 पे 2- चार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2+ चार्ज थे, इस वजह से SO4 को हम सर बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक। अब आप देखें, यानी कि सर अपना H2SO4 भी पानी में जाकर H+ दे दिया ना। अब ये भी एक्वस के फॉर्म में है, हाँ जी, एक्वस है, AQ है एक्वस, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ एसिड, यानी कि यह भी एक अम्ल है, ये भी एक अम्ल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर कोई पदार्थ जैसे कि NaOH का अपना जलीय विलयन था, तो NaOH अब की बार पानी में जाकर सर Na+ तथा OH- एक्वस के फॉर्म में रहता है ना। यानी कि अब की बार अपना पदार्थ पानी में जाकर OH- आयन दे दिया, है ना। इसका मतलब कि सर ये क्षारक है, ये क्षार है, क्षारक बोल सकते हैं हम, है ना। यानी कि सर ये अपना क्षार है, ठीक। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए KOH है एक्वस, ठीक है। पानी में जाकर सर ये K+ एक्वस प्लस OH- एक्वस, ये प्लस, ये सेपरेट करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, ये क्या सर, ये रिएक्टेंट, ये अपना प्रोडक्ट। इट मीन्स सर KOH अपना एक क्षार है, यानी कि क्षारक है, क्षार बोल सकते हैं हम सिंपल, या फिर आप क्षारक बोल दो, है ना। यानी कि KOH भी अपना क्षार है, ठीक। तो बात समझ में आती है, जो भी पदार्थ पानी में जाने पर अगर OH- आयन देते हैं तो सर क्षार होगा, H+ आयन देते हैं तो सर वो अम्ल होगा। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक। एक बात मैं एक्स्ट्रा आपको दे देता हूँ जानकारी, आपने कभी कभी ये देखा होगा CH3, बेसिकली एक रिएक्शन और है CH3COOH, है ना। ये भी एक एक्वस के फॉर्म में है, एसिटिक एसिड है जो कि सिरके में मिलता है, एसिटिक एसिड। अब इसके लिए ना एक्चुअल में क्या होता है कि हम इस तरीके से डबल एरो लगाते हैं, ठीक। अभी तक सिंगल एरो लगा था, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक प्रबल अम्ल है, मैं बता रहा हूँ जानकारी के लिए। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, और बेस सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, लगभग। तो ये बेस, ये एक प्रबल बेस है, ये भी एक प्रबल बेस है, प्रबल क्षार है दोनों, ठीक। तो अगर प्रबल होता है तो सिंपल सा सिंगल एरो लगता है, लेकिन अगर वीक होता है, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल एक वीक एसिड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ एज ए इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये कार्बनिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, नाम सुन ले बस, कार्बनिक एसिड। तो जो भी वीक वाले एसिड होते हैं ना, उनके लिए हम ऐसे डबल एरो लगाते हैं, डबल एरो मतलब इधर से अगर उधर कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाता है ना। वीक वाले केस में ऐसा होता है। अब फिर ये अपना टूटेगा आयंस के फॉर्म में, तो ये देखिए कैसे टूट जाएगा सर, देखो आप H+, वही अपना एक्वस प्लस, देखो CH3COO-, तो सर CH3, है ना, तो सर CH3COO-, एक्वस यानी कि सर पानी में है, ठीक। तो ये हो गया एसीटेट आयन, और ये H+ आयन है, H+ आयन को हम प्रोटॉन भी बोला करते हैं, ठीक।
तो अगर कभी ऐसा आपको दिख जाए तो देखिए ये भी पदार्थ था जो पानी में जाके H+ आयन दिया। इट मीन्स अपना एसिटिक एसिड भी एक अम्ल है। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सर ये अपना एक दुर्बल अम्ल है, ये सब वीक अम्ल थे। दुर्बल के लिए ऐसे रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, ये बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, उत्क्रमिता का साइन लगाते हैं हम। डबल एरो आपने देखा है कभी ट्रेन पे, कभी आप जाओ तो ट्रेन में लिखा होता है, जैसे कि मान लीजिए लखनऊ से कानपुर, ठीक है, तो आपको 2 एरो दिखेंगे, 2 एरो दिखेंगे इस तरीके से, एक एरो ऐसे होगा, एक एरो ऐसे होगा, ठीक। इधर लिखा होगा लखनऊ से कानपुर, यहाँ लिखा होगा कानपुर से लखनऊ, ऊपर ट्रेन का नंबर कुछ और होगा, नीचे ट्रेन का नंबर कुछ और होगा, ठीक है। तो डबल चीज़ों के लिए लगाते हैं। वैसे यहाँ पर है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, ये है इस एरो का मतलब, ठीक है। चलिए इतना ही अपने 10th में है। अब इससे बाहर हम जाते हैं तो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएगी। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आता है, ठीक। तो सर हम ये समझ लिए कि अगर कोई भी पदार्थ पानी में जाके H+ देता है, H+ आयन देता है, एक्वस होना बहुत जरूरी है जलीय के साथ, तो हम बोलते हैं एसिड है। अगर OH- आयन देता है तो हम बोलते हैं बेस है, ठीक है। सिंपल से मुझे डेफिनेशन लिखना है, ठीक। इसके अलावा भी और भी डेफिनेशन हुआ करती थी, है ना, लॉरी एंड ब्रोंस्टेंट, लुईस एसिड बेस थ्योरी, तो वो सब चीज़ें अभी NCERT में नहीं गिवन है ना, तो मैं केवल ये वाला पार्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आता है। चलिए अब मैं वो एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाता हूँ जो कि एक्टिविटी NCERT में दी हुई है, पहले मैं समय देख लूँ, ठीक, उसके बाद। हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि समय कुछ ज़्यादा हो चुका है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्टिविटी। तो जितना भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया ये बहुत ही अच्छे से आप रिवाइज करके आइएगा। और जो अपना फिनाइलथीन मेथिल ऑरेंज किस तरीके से कलर चेंज करता है, किस मीडियम में कौन से रंग का होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी को समझने के लिए। तो अगली क्लास में हम 2 एक्टिविटी भी कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी कर लेंगे कि एसिड बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होती है, और भी सारी बातें, और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।